हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। आज ये एथिक्स आंसर राइटिंग की तीसरी क्लास है और आज हम एथिक्स के कीवर्ड्स के मीनिंग समझेंगे और उन्हें आंसर में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। वैसे आज हम बस एक ग्लिम्स लेंगे कि उसे आंसर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, पर मेनली हम मीनिंग की बात करेंगे। 25 कीवर्ड्स की मीनिंग की बात आज करेंगे, 25 कीवर्ड्स के मीनिंग की बात कल करेंगे और उसके बाद हम प्रॉपरली फोकस करेंगे कि उनका यूज़ करके आंसर कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने एथिक्स की आंसर राइटिंग को सीखी थी, जैसे कि एक क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करें और आइडेंटिफाई करने के बाद उस आंसर का फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। इसके अलावा सिलेबस का यूज़ करके आंसर कैसे लिखें, सिलेबस में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका यूज़ करके आंसर कैसे लिखें। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, इसको देखने से पहले आपको ज़्यादा मदद होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कीवर्ड्स को देखते हैं। तो जो पहला कीवर्ड है वो है निष्काम कर्मा। ये महाभारत से है। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मतलब आपका जो काम है बस आप उस पे फोकस कीजिए, आउटकम पे नहीं। जैसे अगर आपका काम पढ़ाना है तो अपने पूरे मन से पढ़ाइए। उसका रिजल्ट क्या होता है वो आपके हाथ में नहीं है। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पूरे मन से पढ़िए, आउटकम की चिंता मत कीजिए क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। या फिर अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आप जो कर सकते हैं बस वही कीजिए। आपके हाथ में बस आपका काम है, तो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचिए, फल की चिंता मत करिए। तो इसका यूज़ बहुत सारे आंसर्स लिखने में यूज़ हो सकता है इसका। ये एक यूनिवर्सल कीवर्ड है। उसके बाद अभी हम कीवर्ड्स की मीनिंग की बात करते हैं, थोड़ी देर में हम एक दो क्वेश्चंस भी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है ब्यूरोपैथोलॉजी। इसका मतलब होता है वो सारे इनएफिशिएंट चीज़ें ब्यूरोक्रेसी में जो कि उसको ख़राब करते हैं या इनएफिशिएंट करते हैं। जैसे कि रेड टेपिज़्म, बहुत सारे फाइल्स का होना, बहुत बड़ा चेन ऑफ कमांड होना, ब्यूरोक्रेसी में डिले होना या फिर ट्रांसपेरेंसी का ना होना, ये सारी चीज़ें ब्यूरोपैथोलॉजी के अंदर आती है। और ट्रांसपेरेंसी जो नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, या एक मेंटालिटी है सीक्रेसी की, कि हम चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे पब्लिक के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सरकार के पास ही रहेगी या एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही रहेगी। नॉन ट्रांसपेरेंट एटीट्यूड जो है, शेयर नहीं करने की जो मेंटालिटी है, उसे हम सीलो मेंटालिटी कहते हैं। ये तीसरा कीवर्ड था। उसके बाद कॉलोनियल लीगेसी। कॉलोनियल लीगेसी सिंपल है कि कॉलोनियल टाइम्स में जब ब्रिटिशर्स थे, उस समय जो ऑफिसर्स थे, उनकी मेंटालिटी एलीट वाली थी कि ये सारे जो पब्लिक है, ये लोअर कैटेगरी के हैं और हम हायर कैटेगरी के हैं, यानी हम सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। तो उस समय सर्विस की मेंटालिटी नहीं थी। तो वही मेंटालिटी जो आज आ गई है या कंटिन्यू करी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में, इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे हम कॉलोनियल लीगेसी कहते हैं। इसी को आप दूसरे तरीके से एलिटिज़्म लिख सकते हैं या रॉ तरीके से माई बाप कल्चर लिख सकते हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको मार्क्स फेच कराएंगे अच्छे से। उसके बाद रूल बेस्ड वर्सेस रोल बेस्ड। रूल बेस्ड का मतलब है कि जो रूल है बिल्कुल रिजिडिटी के साथ उसके साथ जाना, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को इनएफिशिएंट भी करता है। जैसे कि हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे कि एक लेडी जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वो ओल्ड लेडी है, बहुत गरीब है, तो रूल के हिसाब से तो उसे नहीं मिलना चाहिए राशन। लेकिन हमारा रोल क्या है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? पब्लिक की सर्विस, हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो पब्लिक का डेवलपमेंट करना, उनको सर्व करना, यही हमारा रोल है। तो अगर हम रोल के हिसाब से जाएँ तो कभी-कभी रूल को हम बेंड कर सकते हैं, बिल्कुल रिजिड होना ज़रूरी नहीं है। तो अभी जो मिशन कर्मयोगी भी आ रहा है या आ चुका है, उसमें यही है कि हम रूल बेस्ड सिविल सर्वेंट्स बनाएँगे, ना कि रोल बेस्ड सिविल सर्वेंट बनाएँगे, ना कि रूल बेस्ड। तो ये आप लिख सकते हैं आंसर्स में कि द नीड ऑफ द आवर इज़ टू मेक रोल बेस्ड सिविल सर्वेंट्स रादर देन रूल बेस्ड सिविल सर्वेंट्स। या फिर हमारा काम भी रोल बेस्ड होना चाहिए, ना कि रूल बेस्ड। इसके बाद आता है नोअर डूअर स्प्लिट। इसका मतलब कि आपको कोई बात पता तो है, पर आप वो कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? शायद आप में फ़ियर है या करेज नहीं है या फिर आप ग्रीडी हैं या इस तरह की चीज़ों की वजह से। ये दयानंद सरस्वती ने दी थी। तो जहाँ पे आपके पास सोर्स है तो आप सोर्स भी लिखेंगे। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन का जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इनको। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं?
तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ब्यूरोपैथोलॉजी, सिलो मेंटालिटी, कॉलोनियल लीगेसी। तो आप डायरेक्टली अगर कीवर्ड्स लिखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, और अगर आप इन जनरल सेंटेंसेस लिखेंगे विदाउट कीवर्ड्स तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अलग-अलग होगा। ठीक है? इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक बहुत मुश्किल मुश्किल सिचुएशन है, बहुत प्रेशराइज़्ड सिचुएशन में है, जिस जगह पे है वहाँ पे डेवलपमेंट उतनी नहीं है, रिसोर्सेज़ उतने नहीं हैं और उसे डर है कि आउटकम नहीं आ पाएगा, तो उसे क्या करना चाहिए? उस समय कैसे मोटिवेट कर सकता है अपने आप को? तो निष्काम कर्मा की फ़िलॉसफ़ी को यूज़ करके वो अपने आप को मोटिवेट कर सकता है कि सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करना है, रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी। तो आप इस कीवर्ड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। या फिर करेज ऑफ कन्विक्शन। करेज ऑफ कन्विक्शन का मतलब होता है कि मुझे जो करना है वो करना है, उसके लिए कंप्लीट करेज है। चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, सही हो, मुश्किल हो या जैसे भी हो, करेज ऑफ कन्विक्शन है मेरे अंदर। तो इसका यूज़ करके भी मोटिवेशन आ सकता है। तो एक सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, कोई भी अगर आपको सिचुएशन दे दे सिविल सर्वेंट का केस स्टडी में या कहीं पे भी, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि वा उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो करेज ऑफ कन्विक्शन को यूज़ कर सकता है, निष्काम कर्मा की फिलॉसफी को यूज़ कर सकता है, अंत्योदय को यूज़ कर सकता है। अंत्योदय का मतलब कि जो सबसे लास्ट पर्सन है, अनटू द लास्ट, ये फिलॉसफी है इसकी। अनटू द लास्ट का मतलब जो सबसे गरीब है, जो सबसे पिछड़ा है, उस तक भी बेनिफिट पहुँचना चाहिए। सर्वोदय का मतलब हर किसी तक बेनिफिट पहुँचना चाहिए। द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इन चीज़ों की फिलॉसफी को यूज़ करके वो एडमिनिस्टर कर सकता है अपनी जगह को, मोटिवेट हो सकता है। केस स्टडीज़ जब आए तो आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं या इन जनरल क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो गांधी 7 सिंस, अच्छा ठीक है, गांधी 7 सिंस मीन्स हो गया हमसे। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है। गांधी 7 सिंस है वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेज़र विदाउट कॉन्शियस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। अब गांधी 7 सिंस क्या है? गांधी के हिसाब से, महात्मा गांधी के हिसाब से ये ऐसे 7 सिंस हैं, ऐसे 7 गुनाह हैं जो कि सबसे बड़े हैं। जैसे बिना काम किए आपके पास अगर वेल्थ आ गया, तो ये एक गुनाह है उनके हिसाब से। या आप प्लेज़र ले रहे हैं लेकिन आपके अंदर कॉन्शियस नहीं है। नॉलेज है पर कैरेक्टर नहीं है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं पर आपके अंदर मोरालिटी नहीं है। साइंस है पर ह्यूमैनिटी नहीं है। रिलिजन है विदाउट सैक्रिफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। तो गांधी के हिसाब से ये सारे सबसे बड़े सिंस हैं। तो अब हम आप इन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हटाना है या कैसे सुधारा जा सकता है। तो मोरालिटी ला के बिज़नेस में या कैरेक्टर लाकर नॉलेज में। जो बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है सोशल मीडिया की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो अगर जो स्कूल में नॉलेज दी जा रही है, उसके साथ अगर उन कैरेक्टर बेस्ड नॉलेज दी जाए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, तो फिर हम उसे सुधार सकते हैं। जो प्लेज़र ड्रिवन सोसाइटी है हमारी, आज ओटीटीज़ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा प्लेज़र ड्रिवन सोसाइटी हो गई है। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ठीक हो सकती है अगर हम कॉन्शियस बिल्ड करें बच्चों में या फिर एडल्ट्स में या किन्हीं किसी में भी। तो ये सारी चीज़ें जो कीवर्ड्स हैं, उन्हें हम डायरेक्टली आंसर्स में लिख सकते हैं। अभी तो मैंने 25 दिए हैं, 25 कल मैं दूँगा सर, जो मैं हमने सिलेबस के वर्ड्स यूज़ करे। तो इन सब का यूज़ करके हम बहुत आराम से किसी आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम एग्ज़ाम्पल्स पढ़ेंगे जब हम एथिक्स की क्लासेस लेंगे। तो ये हो गए आपके कीवर्ड्स, पॉइंट्स जनरेट हो गए, उसके बाद हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया। तो इसका यूज़ करके हम किसी भी आंसर को बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब हम ऊपर देखते हैं। आता है गोल्डन मीन और मिडिल पाथ। गोल्डन मीन का मतलब हुआ कि बहुत एक्सट्रीम डिसीज़न नहीं लेना, बहुत एक्सट्रीम कदम नहीं उठाना, मिडिल पाथ चुनना है। गोल्डन मीन और मिडिल पाथ एक ही चीज़ है, हमने 2 बार लिखी है, क्योंकि आप इसको डाइवर्सिटी के साथ लिख सकते हैं। किसी आंसर में आप गोल्डन मीन यूज़ कर सकते हैं, किसी आंसर में मिडिल पाथ यूज़ कर सकते हैं। एक एरिस्टोटल ने दिया, एक बुद्धिज़्म का आइडिया है। तो गोल्डन मीन का बात क्या हुआ कि अगर किसी सीनियर ने आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो कि बिल्कुल अनएथिकल है, तो आप किस तरह से वहाँ पे डिसीज़न लेंगे? तो आप किस तरह से मिडिल पाथ को चुनेंगे? इस तरह से कि आप वो गलत काम भी ना करें और आप सब कुछ मैनेज भी कर सकें, यानी पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स दोनों को मैनेज कर सकें आप, और अपने जॉब को भी मैनेज कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकें और डिपार्टमेंट की भी। तो ये होता है मिडिल पाथ। आगे जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे
तो हम समझेंगे कि कैसे मिडिल पाथ को चुना जाए। अब सिचुएशनल ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, अब ये क्या है? बहुत बार क्वेश्चन जो केस स्टडीज़ आते हैं, इन जनरल क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आप एक सिविल सर्वेंट होते हैं या इन जनरल सिविल सर्वेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है इसे, या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उन क्वेश्चंस में ये 2 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिचुएशनल ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि जो रूल्स हैं, अब वो रूल्स तो फिक्स्ड हैं कि इन सिचुएशन में ऐसे करना है, इस सिचुएशन में ऐसे करना है, पर अगर नए सिचुएशन आए तो कैसे अपने डिस्क्रिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो उस डिस्क्रिशन का यूज़ सिखाने के लिए हम अलग-अलग सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं और उनमें सिविल सर्वेंट्स को एक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, रियल टाइम में। तो ये हुई सिचुएशनल ट्रेनिंग। इससे एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में वहाँ जहाँ डिस्क्रिशन रिक्वायर्ड है, जहाँ रूल्स सफिशिएंट नहीं है या कोड ऑफ कंडक्ट सफिशिएंट नहीं है। सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग है ताकि जो कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन एक गोल है सिविल सर्वेंट्स का, वो पूरा हो सके। हर सिविल सर्वेंट जो बन रहा है, उसने शायद नहीं देखी है ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है अंडर प्रीवियस सेक्शंस के साथ। तो ग्राउंड का एक्सपोज़र देना, उन्हें सेंसिटाइज़ करना उन प्रॉब्लम से, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम से, कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम से, या फिर पॉवर्टी बेस्ड प्रॉब्लम से, या किसी भी तरह जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम से। तो वो सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो ये 2 कीवर्ड्स उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीयर प्रेशर एक कीवर्ड है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है कि सोसाइटी में क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों करते हैं या क्या प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ एक पॉइंट पीयर प्रेशर हो सकता है, क्योंकि पीयर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से चीज़ें खराब होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक कीवर्ड है जिसका यूज़ कर सकते हैं आप सॉल्यूशन में कि इमोशनल इंटेलिजेंट होने से ऐसा होता है, वैसा होता है। पीयर प्रेशर का मतलब हम समझ गए। पीयर पीयर प्रेशर का मतलब कि जो दोस्त है हमारे, जो आस-पास के सोसाइटी है, उसके वजह से जो हम पर प्रेशर बिल्ड होता है किसी काम को करने का जो हम नहीं करना चाहते। चाहे वो किसी पर्टिकुलर तरह का कंटेंट एब्ज़ॉर्ब करना हुआ या किसी पर्टिकुलर तरीके का काम करना हुआ। जैसे कभी-कभी हम पीयर प्रेशर में स्कूल बंक कर देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो सही नहीं है। तो वो एक पॉइंट हो जाता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब हम आगे देखेंगे, पर बेसिक मतलब इसका इतना सा ही है कि आप किसी भी डिसीज़न में अपने इमोशंस का भी यूज़ कीजिए, पर उस वो इमोशन रेगुलेटेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली वो इमोशन क्यों है, किस मैग्नीट्यूड में आ रहा है, क्यों आ रहा है, सही है भी नहीं, और इसका सही से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो अगर आप इस तरह से अपने इमोशंस को पॉज़िटिवली चैनलाइज़ करेंगे, तो आपके डिसीज़न सही होंगे। जैसे कि वहाँ पे ओल्ड लेडी वाले केस में, आपने अपने इमोशंस को सही चैनलाइज़ किया, अपने एम्पैथी को चैनलाइज़ किया, तब जाके आप रूल बेस्ड से रोल बेस्ड पे जा पाए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। इसके बारे में आगे और भी बातें करेंगे हम। सीनियॉरिटी वर्सेस कॉन्शियस, ये एक कीवर्ड है जहाँ पे भी सीनियर का कोई क्वेश्चन आता है, सीनियर आपसे ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको सीनियॉरिटी की वजह से कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, किसी सीनियर के कहने की वजह से या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है सीनियॉरिटी वर्सेस कॉन्शियस का, और हम कॉन्शियस को यूज़ करके इस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से लॉ वर्सेस एथिक्स कीवर्ड भी है सिमिलरली जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आगे आता है यूटिलिटेरियनिज़्म। इसका मतलब है कि वो डिसीज़न सही है जिसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर हो रहा है। इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, तो एक बहुत रैडिकल एग्ज़ाम्पल है कि सपोज़ कीजिए कि एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक इंसान आता है अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए, उसके सारे ऑर्गन्स ठीक है। 4 इंसान आता है जिसका एक का लीवर खराब है, एक का किडनी खराब है, एक का कोई और ऑर्गन खराब है और एक का कोई और ऑर्गन खराब है। तो अगर इस एक इंसान से जो कंप्लीटली फिट है, एक-एक ऑर्गन निकाल के इन चारों को दे दिया जाए, तो ये चारों बच जाएँगे और ये मर जाएगा। पर हो क्या रहा है कि 4 लोग बच जा रहे हैं और 1 इंसान मर रहा है। तो यूटिलिटेरियनिज़्म के हिसाब से ये जनरली सही हो सकता है एक पर्टिकुलर टेनेट ऑफ यूटिलिटेरियनिज़्म की वजह से। पर ये डिओन्टोलॉजी के हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि ये डिओन्टोलॉजी ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है, जहाँ ये कहता है कि एम्स भले सिग्निफिकेंटली बेटर हो, पर उनका मीन्स भी सही होना चाहिए।
तो ये डिफरेंस है यूटिलिटेरियनिज्म और डियोंटोलॉजी के बीच में। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, और डियोंटोलॉजी कहता है मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो है, अब एंड्स वर्सेस मीन्स सेम चीज़ है, आप दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर एंड्स वर्सेस मीन्स में अगर यूटिलिटेरियनिज्म लेंगे तो एंड्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डियोंटोलॉजी लेंगे तो मीन्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आता है राइट्स बेस्ड अप्रोच। ये कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी इंसान का राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि उस 4 वर्सेस 1 वाले क्वेश्चन में इस एक इंसान का राइट वायलेट हो रहा है, तो ये एक गलत अप्रोच हो जाएगा। तो आप इस तरह से किसी में भी जब आपको बोला जाए कि क्या करना चाहिए, तो आप इन अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से ये करना चाहिए, डियोंटोलॉजी के हिसाब से ये करना चाहिए, राइट्स बेस्ड अप्रोच के हिसाब से ये करना चाहिए, और फिर आप एक अपना फाइनल जजमेंट दे सकते हैं कि इस केस में ये अप्रोच सबसे बेटर है। तो क्या करना चाहिए वाले क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आता है कलेक्टिव कॉन्शियस। कलेक्टिव कॉन्शियस का मतलब होता है कि पूरी सोसाइटी की जो कॉन्शियस है, उससे मिलाकर जो चीज़ बन रही है, वो कलेक्टिव कॉन्शियस है। जैसे आज के टाइम में मर्डर, या हर टाइम में मर्डर एक गलत चीज़ मानी जाती है, इमोरल चीज़ मानी जाती है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियंस है। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियंस नहीं है सोसाइटी की, क्योंकि ये डिफरेंट है डिफरेंट लोगों के लिए। लेकिन मर्डर एक कलेक्टिव कॉन्शियंस है ओवरऑल। उसका आखिरी जो कीवर्ड आज हम पढ़ रहे हैं वो टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस का मतलब होता है कि उन व्यूज़ को भी, उन ओपिनियंस को भी वैल्यू करना, सुनना, या एटलीस्ट स्पेस देना जो आपसे अलग है। तो किसी भी क्वेश्चन में जहाँ किसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जा रही हो, या प्रॉब्लम्स बताने की बात की जा रही हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस कीवर्ड को कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टॉलरेंस ये चीज़ हो रही है, या फिर टॉलरेंस आने से ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो आज हमने ये कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा। कल हम 25 कीवर्ड्स के बारे में और पढ़ेंगे, और फिर हम सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे कीवर्ड्स का यूज़ करके। अभी हमने ऊपर-ऊपर से देखा कि एक पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चन पे किस तरह से कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। पर हम आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चंस को पिक करेंगे और इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आंसर लिखेंगे। और जो हमने सिलेबस के वर्ड्स को यूज़ करना सीखा है, उसको भी यूज़ करेंगे। तो सिलेबस के वर्ड्स को भी यूज़ करेंगे, कीवर्ड्स को भी यूज़ करेंगे, और दोनों को यूज़ करके आंसर लिखना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपने अगर पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अगले वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक यू।